समन मामा के नाम पर था और मुझे और सरफराज भाई को भी तलब किया गया था। ताया अबू हमारे साथ था। किसी मुकदमे के सिलसिले में अदालत में पेश होना बड़ा अजीब लगता था, लेकिन हम में से कोई भी असंतुष्ट नहीं था। समन मिलते ही मैंने सबसे पहले नादिर खान को फ़ोन करने की कोशिश की। नादिर खान से संपर्क करने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। नादिर खान से उनके मोबाइल फ़ोन पर भी बात करना संभव नहीं था। उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। हालांकि यह विचार मेरे मन में नहीं आया कि वह एक कपटी व्यक्ति थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण मैं भ्रमित हो गया होगा। लेकिन जब मैं अदालत कक्ष में पहुंचा तो मेरा दिल खुश हो गया। नादिर खान और जाहिर हुसैन आमने सामने बैठे थे और उनके बीच जरूर कोई अहम बातचीत चल रही थी। दोनों के चेहरे हैरान नजर आ रहे थे। हमें देखते ही वे तुरंत हमारे पास आ गए। कहाँ मिस कर रहे थे सर? मैंने कितनी बार फ़ोन किया लेकिन आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं था, लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो गई है। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था और मैं शहर से बाहर था। मैं व्यस्त था, आज ही लौटा हूँ। मैंने जहीर हुसैन से बात की। आखिरकार यह मामला कोर्ट तक पहुँच गया। हाँ शिहाब, दरअसल ये सारे काम कुदरत के हैं। कुदरत किसी को इस तरह उंगली करने की इजाज़त कैसे दे सकती है? एक स्रोत निर्मित होता है और वह स्रोत है नादिर खान साहब। इस सिलसिले में नादिर खान साहब ने जो मेहनत की है उसके लिए मैं उन्हें 10 बार सलाम कर चुका हूँ। ये श्रम इन कर्तव्यों के प्रदर्शन के संबंध में किया जा सकता था, न कि प्रक्षेपण के आधार पर। कुदरत की करतूत ने ही उन्हें आप लोगों के लिए इस तरह नर्म किया और उन्होंने दिवंगत इम्तियाज अहमद के व्यक्तित्व को खराब नहीं होने दिया। मैं, मामा और ताया अबू आश्चर्य से जहीर हुसैन की ओर देख रहे थे, जिनका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था। इससे पहले कि हम इसके बारे में और बात कर पाते, न्यायाधीश कक्ष से प्रकट हुए और अदालत कक्ष में हर कोई उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए। हम भी चुपचाप बैठे रहे। 2-3 छोटे छोटे मामले पेश किए गए, जिनके संबंध में तारीखें आदि दी गईं। उसके बाद प्रस्तुतकर्ता ने हमारा मामला प्रस्तुत किया और न्यायाधीश ने अपनी प्रारंभिक फाइल को देखना शुरू किया। फिर उन्होंने केस शुरू करने की इजाज़त दे दी। वकील सरदार अली बेग ने खड़े होकर कहा, ये संपत्ति बंटवारे का विवाद है। स्वर्गीय इम्तियाज अहमद पाकिस्तान के थे। वह एक ज़मींदार था और अपने भाइयों के साथ रहता था। फिर किन्हीं कारणों से वह देश से बाहर चले गए। कुछ समय लंदन आदि में रहा और फिर बहरीन में बस गया। उन्होंने विदेश में अच्छी कमाई की और वहीं शादी कर ली। उनकी बेगम सुश्री अक्षा खातून के 3 बच्चे पैदा हुए, जो माशा अल्लाह अब जवान हैं। स्वर्गीय इम्तियाज अहमद खान का पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था और यहाँ उन्होंने अपनी कई संपत्तियाँ बना लीं। कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई, जिसे अप्राकृतिक मौत कहा जा सकता है। जांच पूरी हो चुकी है और मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए यह फाइल बंद है। चूंकि मृतक पाकिस्तान आया करता था, इसलिए उन्होंने यहाँ रहने के लिए गुपचुप तरीके से शादी कर ली। यह निकाह सुश्री हुमा खातून के साथ किया गया था और लगभग 10 या 11 साल पहले हुआ था। उनके 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और अब जब संपत्ति बंटवारे की समस्या सामने आई तो हुमा खातून ने भी अपने हिस्से की मांग की, जबकि सुश्री अक्षा खातून ने यह स्वीकार नहीं किया कि मृतक ने यहाँ शादी की थी। अगर उन्होंने यह मान लिया होता तो संपत्ति बंटवारे का विवाद कुछ और होता, लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उसके वकील ने चुनौती दी है कि मृतका की शादी के संबंध में दिए जा रहे साक्ष्य फर्जी हैं। मेरा उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि सुश्री हुमा खातून को उनका वह हक दिया जाए जो इन दस्तावेजों के आलोक में पूरी तरह से स्थापित है। इतना कहकर सरदार अली बेग ने इन सब सबूतों की फाइल जज के सामने पेश कर दी। जज ने उनका अध्ययन करना शुरू किया। उसी समय सरफराज भाई कोर्ट रूम में दाखिल हुए। उसने इधर उधर देखा और फिर चुपचाप आकर उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर हम थे। उस वक्त ताहिरा खानम का साया उनके साथ नहीं था। उसने गर्दन झुकाकर मामा और जहीर हुसैन को नमस्कार किया, लेकिन इस अभिवादन का उत्तर बड़े ठंडेपन से दिया गया। न्यायाधीश इन कागज़ों का विश्लेषण कर रहे थे और अदालत कक्ष में सन्नाटा था। जज ने फाइल देखी और फिर बोले,
क्या है अफशां खातून के वकील का स्टैंड। जहीर हुसैन खड़े हुए और बोले, प्रिय महोदय, मैं स्वर्गीय इम्तियाज अहमद साहब के बारे में ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मृतक बहुत उच्च चरित्र का था और अपनी बेगम और बच्चों के लिए एक ईमानदार व्यक्ति था। सुश्री अफशां खातून का मानना है कि मृतक भी उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। अगर उन्होंने किसी मजबूरी में पाकिस्तान में दूसरी शादी भी की होती तो निश्चित रूप से वह अपनी पत्नी और बच्चों को भरोसे में लिए बिना ऐसा नहीं करते। ये शादी के कागजात नकली हैं और यह घोटाला केवल धन प्राप्त करने के लिए मृतक की मृत्यु के बाद रचा गया है, जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है। वकील महोदय, विवाह प्रमाण पत्र और सबूत के रूप में प्रस्तुत की गई इन सभी चीज़ों के साथ बच्चों की उपस्थिति और फोटोग्राफ के संबंध में आपकी क्या स्थिति है। जहीर हुसैन ने कहा, हुजूर वाला, ये कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर के जरिए ऐसे फर्जी दस्तावेज आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इन पत्रों को आसानी से गलत साबित किया जा सकता है। वकील जहीर हुसैन साहब, आपकी ये बातें सिर्फ हुमा खातून का अपमान करने वाली हैं, लेकिन आपकी यह चुनौती कई लोगों को प्रभावित करती है और इन दस्तावेजों को झूठा बताने पर आपके खिलाफ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आप जो अस्वीकार कर रहे हैं उसके लिए आपको सबूत देना होगा। महोदय, हम इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इस स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। खैर, 3 दिन बाद की तारीख दी गई है। जज साहब अपनी सीट से उठ गए। उन्हें दूसरे केस की तैयारी के लिए चैम्बर जाना था। लोग कोर्ट रूम से बाहर आ गए। जहीर हुसैन और नादिर खान हमारे साथ थे। हम सब चुप थे, लेकिन सरफराज भाई ने जहीर हुसैन से कहा, जहीर हुसैन सर, मेरी खुद भी यही दिली इच्छा है कि जायदाद के मामले में जो भी हो, मेरे पिता की स्थिति साफ हो। जहीर हुसैन ने कहा कि देखिए क्या होता है। अगली पेशी पर मामा और ताया अबू कोर्ट गए। कचहरी में पहली नज़र नादिर खान पर पड़ी। यूनिफॉर्म में वह काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। जहीर हुसैन भी मौजूद थे। पिछली बार तो सरफराज भाई आए थे, लेकिन उस बार वो भी दिखाई दे रहे थे और एक कुर्सी पर अकेले बैठे हुए थे। दूसरे कोने में हुमा खातून 3 बच्चों के साथ बैठी थी। उनके 2 बेटे और बेटी भी आज आए थे। खूबसूरत बच्चे थे, लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर इम्तियाज अहमद खान का चेहरा नहीं था। किसी का चेहरा हम तीनों भाई बहनों से मेल नहीं खाता था। बिल्कुल अलग चेहरे थे। महिला के चेहरे पर कुछ घबराहट थी। उनके साथ उनके वकील सरदार अली बेग मौजूद थे और वह उनसे बात कर रही थीं। हम लोगों को खास निगाहों से देखा जाता था। अभी जज साहब नहीं आए थे, लेकिन बाकी लोग कचहरी में आ चुके थे। प्रस्तुतकर्ता फाइलों को ठीक कर रहा था और टाइपिस्ट आदि अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क थे। अचानक वह महिला अपनी सीट से उठी और हमारी ओर चल पड़ी। कुछ पलों के बाद वह हमारे पास पहुंची और मैंने उसका अभिवादन किया। मुझे जवाब देते हुए वह मम्मा की ओर मुड़ी और बोली, क्या आप अफशां बेगम हैं? हाँ, कितना अजीब इत्तेफाक है जहाँ हम मिले थे। उस महिला ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हम पहले कभी नहीं मिल सकते थे। अब कृपया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिवंगत इम्तियाज अहमद हम दोनों के बराबर थे, इसलिए उनके जाने के बाद हमारे बीच कुछ नज़दीकियाँ आनी चाहिए। मैडम, ये हो सकता है, लेकिन आपके झूठे दावे को स्वीकार करने और क्षमा मांगने और यह स्वीकार करने के रूप में कि हमारे पापा ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उसने हमसे कुछ भी गुप्त नहीं रखा। ये सब तुम्हारा धोखा है जो तुमने उनका धन हड़पने के लिए किया है। मैंने बड़ी सख्ती से कहा, लेकिन मामला पूरा नहीं हो सका क्योंकि जज चैम्बर से बाहर आ गए और कोर्ट की कुर्सी पर बैठ गए। महिला अपनी कुर्सी पर चली गई। सरदार अली बेग ने उनका स्थान ले लिया और जहीर हुसैन उनके स्थान पर चले गए। आज जज ने हमारे केस की पहली फाइल खोली। कुछ देर तक वह फाइल के पन्ने पलटता रहा। फिर उसने सरदार अली बेग की ओर देखा और कहा, श्रीमान वकील, आप अपने मुवक्किल की स्थिति में और क्या कहना चाहते हैं?